नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज चुनाव प्रचार एकदम अपने चरम पर है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। कुछ ही घंटों की बात है, राजस्थान में चुनाव की दस्तक जो है, वो तारीख 25 की है और चुनाव जब चरम पर होता है, तो देश के दिग्गज किस तरह से अपनी पार्टी का दम्भ दिखाते हैं, अपनी पार्टी की ताकत दिखाते हैं, शक्ति का जो प्रदर्शन होता है सत्ता के साथ, वो हम राजस्थान में आज तस्वीर देख रहे हैं। राहुल गांधी मेवाड़ में है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में देश के प्रधानमंत्री। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर में आज कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का सुबह-सुबह ऐलान करते हैं, तो मोदी पुरानी सिटी जयपुर जो है ओल्ड सिटी और ओल्ड सिटी में भी उन इलाकों पर अपनी नजर बनाई है जहां से राजस्थान की राजधानी जयपुर की 4 प्रमुख सीटों पर नजर है, जुड़ी हुई हैं। कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से इन इलाकों पर असर डाल पाएगी पार्टी? कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा पाएगी और मेवाड़ में पहुंचकर राहुल गांधी कितना अपने पक्ष में माहौल बना पाएंगे? वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश हम अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। श्याम झा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुमित नमस्कार। गर्ग, कांग्रेस से। कपिल राजगुरु, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुमित गर्ग, शुरुआत आपसे करें। राहुल गांधी के आज के राजस्थान दौरे को कैसे देखते हैं आप? मेरा सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। राहुल जी के जो वर्तमान में दौरे चल रहे हैं या कहूं कि सभी नेताओं के दौरे चल रहे हैं, लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो ये सभी पार्टियां अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपने राष्ट्रीय नेताओं को, अपने प्रमुख नेताओं को जनता के बीच में लेके आती हैं। इसी कड़ी में राहुल जी, प्रियंका जी और हम माननीय खड़गे साहब प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। जहां तक राहुल जी पे आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन सवाल में नफरत के माहौल को खत्म करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी उस संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी उस प्रवृत्ति को खत्म करना चाहते हैं जो देश में सांप्रदायिकता को, हिंसा को, अराजकता को बढ़ावा देती हो। इसलिए अगर राहुल जी आए हैं तो निसंदेह कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ मिलेगा और इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सीटें और ज्यादा राहुल गांधी के आने के बाद बढ़ेंगी। राहुल गांधी के आने से राजस्थान की सीट कांग्रेस पार्टी बढ़ा पाएगी। मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीट बढ़ा पाएगी मौजूदा सीट से, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो राजस्थान में किस दल को मिलेगा, ये सबसे अहम है और इसी कोशिश में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और इन कोशिशों को जो है कहीं परास्त करने के लिए छोटे-छोटे जो दल राजस्थान की राजनीति में थोड़ा बहुत दखल रखते हैं। लेकिन इस वक्त चर्चा बीजेपी और कांग्रेस 2 दलों की ही हो रही है। श्याम झा जी, प्रधानमंत्री लगातार रोड शो, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं देश के अलग-अलग हिस्सों में। चर्चा ये हो रही है कि प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले कितनी परेशानियां राजधानी जयपुर में लोगों को हो रही है। आपको अंदाजा है? देखिए, अगर परेशानी की बात करें, जब भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर एक बड़ा-सा पाखंड किया गया था, तब भी लोगों को परेशानियाँ हुई। आप देखेंगे कि कितनी लंबी यात्रा थी और कितने लोग परेशान हुए। तो ये तो चुनाव समय में तो वैसे भी सामान्य रूप से होता ही है सभी पार्टियों के, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे किसी भी पार्टी के। रोड शो होते हैं, सभाएँ भी होती है, सभी तरह की चीज़ें होती है। तो इसमें आम जनता की परेशानी को लेकर के तब सोचना था जब ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। अच्छा, तो अभी ये सोचना है कि प्रधानमंत्री के रोड शो से जनता में असर क्या होगा? क्या लगता है आपको श्याम झा जी कि प्रधानमंत्री कितना बीजेपी के पक्ष में इस वक्त माहौल आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के आने से कितना तूफान आप ला पाएंगे? क्योंकि ये चुनाव जो है वो बिना लहर वाला है, कहीं लहर नजर नहीं आ रही है, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। देखिए मीना जी, अगर आप ऐसा कहेंगे कि लहर नज़र नहीं आ रही तो ये तो बहुत ही ज्यादती हो गई, क्योंकि राजस्थान में एक तरफ़ा भाजपा की लहर है
और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले अभी राहुल गांधी जी आए तो उन्हें बताना चाहिए था आने के बाद कि किसानों का जो ऋण माफी का जो वादा करके गए थे उसका क्या हुआ, बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ। आज ये लेकर के आए हैं चुनाव घोषणा पत्र। ये राजस्थान का ठग पार्ट 2 का एक वो वेब सीरीज जैसे पार्ट 2 आता है, वैसे ये पार्ट 2 है ठग का। राजस्थान के ठग किस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता और 10 तक की गिनती करके गए थे, आज उस पर क्यों नहीं आकर के दोबारा बोलते हैं? अरे श्याम क्यों झा खामोश जी, है उस पर? राहुल गांधी और कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल का ब्यौरा तो अब जनता देगी। मेरा सवाल तो था प्रधानमंत्री की यात्रा से कितना असर बीजेपी में। आपका कहना है लहर बीजेपी के पक्ष में है, आपकी बात को हम बिल्कुल मान है। लें, वो तो जनता बताएगी। प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल, आने से बहुत कपिल राजपूत, फर्क हाँ पड़ा जी, है हम्म, और लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप देखिएगा कि किस प्रकार से एक तरफा 150 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी 3 तारीख को। हम और आप यही डिबेट कर रहे होंगे जब वोट की गिनती हो रही होगी, और देखिएगा 150 से प्लस सीटें आएंगी और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बीजेपी की लहर है कपिल राजगुरु जी, आप भी देख रहे हैं बीजेपी की लहर राजस्थान में। जी जी मैम, बीजेपी वालों को तो जो कहते हैं ना सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है, तो भाजपा उसी पैटर्न पे काम कर रही है। इनको सिर्फ हरा ही हरा नजर आता है, इनको जीत ही जीत नजर आती है। लेकिन वास्तव धरातल पे क्योंकि कभी ये लोग घूमे नहीं है भाजपा वाले, तो इन्हें नहीं पता कि राजस्थान की जनता इस समय क्या चाहती है। राजस्थान की जनता इस समय बदलाव चाहती है, और राजस्थान की जनता जो चाहती है कि जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली के अंदर अच्छे काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से वहां का शासन चल रहा है, वो पंजाब की तरह दिल्ली की तरह राजस्थान में भी बदलाव चाहती है और राजस्थान में बड़े कदम उठाकर नई पार्टियों को मौका देना चाहती है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं ये सुनते हुए कि मोदी जी इतनी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि योगी जी की कल एक रैली हुई थी रामगढ़ के अंदर, मुश्किल से 1000 लोग इकट्ठे हुए थे योगी जी की रैली के अंदर, जो कि बहुत बड़े इनके स्टार कैंपेनर हैं। उनकी एक रैली के अंदर 1000 लोग हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह से भाजपा को नकार रहे हैं। तो जो ये कहना है कि लहर है, भाजपा की कोई लहर नहीं है, सिर्फ ये माहौल बना रहे हैं क्योंकि धरातल पे उतरे नहीं है। मोदी जी के आसपास जाते हैं और पूरे राजस्थान से जनता को इकट्ठा करके उसी जनता को उदयपुर लेके जाते हैं, उसी को बीकानेर लेके जाते हैं, उसी को जोधपुर लेके आते हैं और उसी जनता के साथ घूम रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों के अंदर जनता पैक कर रखी है और उसी जनता के संसाधनों का इस्तेमाल करके पूरे राजस्थान की जनता को अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जिलों के अंदर ये लोग घुमा रहे हैं। तो लहर नाम की कोई चीज नहीं है। राजीव जैन जी, वाकई में इस चुनाव में कोई लहर नजर आ रही है या नहीं आ रही है? आपने बहुत चुनाव देखे हैं, प्रदेश के भी, देश के भी। तो राजस्थान की इस चुनाव को 2023 के चुनाव के मुद्दे, 2023 के चुनाव की लहर, 2023 के चुनाव के नारे, जब इन सब की चर्चा होगी तो बड़ा सूखापन नहीं होगा? ऑडियो ऑन करिए राजीव जी प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है मीना जी? हाँ जी, बोले प्लीज। मैं ये कह रहा था कि लहर का और अंडर करंट का जिस तरीके से दावे करते हैं राजनीतिक दल, वो 3 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जो प्रचार वाली चीजें हैं, जो स्टार प्रचारक थे प्रधानमंत्री के, राहुल गांधी के, बड़े बड़े नेताओं के, जो राजनीतिक दलों के हैं, उनके जो प्रचार अभियान चल रहा है, उससे एक माहौल तो बनता है। मेरा तो ये मानना है कि उससे जो इन दलों के कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह पनपता है। जी, जी आवाज आ रही प्लीज है आप मीना बोलिए। जी? हाँ जी, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। जो बड़े नेताओं के जो दौरे होते हैं, उनकी सभाएं होती हैं या रोड शो होते हैं, उससे उन दलों के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पनपता है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक आक्रामक तरीके से प्रचार अभियान चलाया, उसके तमाम बड़े नेता जो स्टार प्रचारक हैं वो जो राजस्थान में घूम रहे हैं, उससे एक माहौल का तो एक अंदाजा लगता है कि उसमें भीड़ आना नहीं आना चाहिए। तो राजनीतिक दल के लोग अपने अपने सभाओं में भीड़ तो लाते ही है, चाहे वो राहुल गांधी की सभा होगी तो उसमें भी भीड़ अच्छी आएगी, प्रधानमंत्री की सभा होगी तो उसका एक अपना चार्म होगा। लेकिन मेरा एक मानना है कि पूरा चुनाव एक तरीके से जो लड़ा जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है राजस्थान में। और उसी तरीके से नेताओं के भी दौरे हो रहे हैं, कांग्रेस में भी उसी तरीके से नेताओं की जनसभाएं उन इलाकों में कराई जा रही हैं जो जाति विशेष के हैं
और उस जाति के बड़े नेता के तौर पे पहचाने जाते हैं। भाजपा ने अपने एक ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत सारे मुहिम चला रखी है। आप जयपुर की जो रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री जी का, उसी का एक वो रोड मैप देख लें तो जहाँ 2008 में बम धमाके हुए थे, आतंकी घटना हुई थी, उस स्थानों से शुरू होकर उन स्थानों पे ही जाएंगे और मंदिर से वो शुरू कर रहे हैं कि जयपुर में भी एक सांप्रदायिकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने एक उसको इशू बनाया। एक घटना भी हुई थी जहाँ एक संप्रदाय विशेष के युवक की मौत पर 50 लाख दिए गए, उसको काफी बबेला मचा। और आज जयपुर में भी एक घटना ऐसी हो गई जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी हंगामा किया और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि तुष्टीकरण के कारण अपराधियों को बचाया जाए। शास्त्री नगर इलाके की घटना है और जो 4 सीटें जयपुर में जहाँ रोड शो होने वाला है वो आरएसएस के जो कट्टर समर्थक या उनके जो सामाजिक तौर पे काम करने वाले लोग हैं उनको उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। हवा महल सीट पे तो एक संत को और बाकी 3 सीटों पर जो सिविल लाइंस में या किशनपोल में या आदर्श नगर में कह लीजिए वो आरएसएस के अलग अलग विंगों में काम करने वाले उनके प्रमुख नेता है। तो पूरी ताकत से उनको जिताने की एक मुहिम जो आरएसएस ने अपने हाथ में ले ली है, उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री का दौरा इस ढंग से कराया जा रहा है कि पूरा एक सनातन धर्म का जो एक मुद्दा वो जो कहते आ रहे हैं भाजपा के लोग उसको लेके। अब ये कांग्रेस की मुख्य मुकाबले में जो दिखता है साफ तौर पे, आम आदमी पार्टी तो कहीं दिखती नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी जयपुर में इस तरीके की बड़ी सभाएं या राहुल गांधी की या खड़गे की या प्रियंका गांधी जी की उनकी कोई सभाएं नहीं कराई। मुख्यमंत्री ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। आप देखें पिछले 4-5 दिनों से जयपुर के अलग अलग इलाकों में मुख्यमंत्री की सभाएं हो रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अभी कल ही एक आमेर में सभा कराई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो वहां पे भी उनका जो भाषण था उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ सतीश पूनिया जी एक स्पेशल ट्रेन जाएगी यहाँ से अयोध्या राम मंदिर के वहां दर्शन करने देखने और उनकी सारी व्यवस्था मैं करूंगा। तो आप देखिए पूरा एक जो मेरे हिसाब से जो चुनाव का माहौल है पर आधारित भाजपा खुले तौर पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। अब कांग्रेस ने भी उसके काट के लिए धार्मिक काट के लिए भाजपा की एक जातीय गणना का एक सगुफा छेड़ा है कि हम कास्ट की गणना कराएंगे। तो अब वो कितना काट पाते हैं भाजपा के उस मुद्दे को, तो ये देखने वाली चीज है। और लहर की जो बात अभी चल रही है यानी कि राजीव जैन जी, बीजेपी तो उस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है जो उनका कोर मुद्दा है दरअसल, जहां से बीजेपी का जन्म हुआ है, जहां से बीजेपी आगे बढ़ी है। तो बीजेपी अपनी जड़ों से चुनाव लड़ रही है वापस इस चुनाव में। अगर हम इस बात को समझे, विकास के जो बातें हैं या विकास का जो एजेंडा है या नए भारत का जो सपना है, उससे भी बड़ा बीजेपी का जो अपना एजेंडा है, यानी कि बीजेपी राष्ट्रवाद और जिस तरह की उनकी छवि है उस मुद्दे पर राजस्थान का चुनाव लड़ना। जी बोलिए, प्लीज बोलिए। मीना जी, होता क्या है, विकास का मुद्दा ये दोनों दल उठाते हैं, लेकिन जो मैदान में जब चुनाव का टाइम होता है, अंतिम 7-8-10 दिन रहते हैं, तो वो एक समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल। और जो उम्मीदवार होते हैं वो भी एक समीकरण बैठाते हैं, चाहे वो जातीय समीकरण बैठाएं या धार्मिक समीकरण बैठाएं, वो विकास के मुद्दे तो गौण हो जाते हैं। अब घोषणा पत्र जारी किए हैं दोनों दलों ने, उसमें जो घोषणाएं हैं वो कितना पढ़ेंगे या अपने विकास के मुद्दे एक तो औपचारिकता के रूप में उनको भाषणों में इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन जो असली चुनाव लड़ा जाएगा वो अपने समीकरणों के और कैलकुलेशन के हिसाब से लड़ेंगे। और जो उम्मीदवार या जो राजनीतिक दल उन कैलकुलेशन को बैठा लेगा वही जीत हासिल कर लेता है। मीना जी जी, तो एक तो ये है कि कैसे अपने समीकरण गणित बैठाते हैं दोनों राजनीतिक दल, जो दोनों ने कोशिश अपने अपने स्तर पर बहुत की है, लेकिन बड़ी संख्या में बगावती भी इस चुनाव में हम देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है वो है कि उन्होंने जो गारंटीज और उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई हैं उसके दम पर वो वापसी चाहती हैं। राहुल गांधी की सभाएं भी पहले नहीं हो रही थी, वो नहीं आ रहे थे। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर में और राजस्थान में लगातार यात्राएं शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री का आज का रोड शो पूरी तरह से बीजेपी की विचारधारा से केंद्रित और प्रेरित नजर आ रहा है। तो मुद्दा ये है जगदीश शर्मा जी कि बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि तमाम सारी बातों के बीच भी सबसे बड़ी बात जो है
वो ये है कि जनता को कैसे जो है अपने पक्ष में, यानी कि बीजेपी के पक्ष में जिस मुद्दे पर लाया जा सकता है। दूसरी बात ये है जगदीश शर्मा जी, ये बात सही है कि इस चुनाव में पिछले कई चुनावों की तुलना अगर हम करें तो जो एक जनमानस की स्पष्टता दिखती है वो तुलनात्मक रूप से यहाँ कम दिख रही है, कम समझ में आ रही है। ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि बड़ी कड़ी फाइट है। देखिए मीना जी, ये चुनाव का करेक्टर बंद कर लीजिए। जो लोग ऑनलाइन में, चुनाव का करेक्टर ही ऐसा होता है। अभी इस समय जो चुनाव हो रहा है आज राजस्थान में, ब्लबिंग कर रहा है, तो आज राजस्थान में जो चुनाव है वो चुनाव अपनी स्विंग पर पूरे टॉप पर आने की कगार पर है इस समय। आप देखिए कि राजस्थान के 3 शहर में प्रधानमंत्री खुद रोड शो कर रहे हैं, जबकि हमारे राजस्थान में शहरों की बसावट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, जहां एक इतनी भीड़ का जमा होना और उसके बीच में से प्रधानमंत्री की यात्रा का रथ निकलना, उसको मैं रथ ही कहूंगा, गाड़ी के टॉप पे बैठकर वो जाते हैं रथ टाइप का, उसमें से जाना बापू बाजार जैसी जगह पर, जहां पर कि वैसे ही पैदल चलना मुश्किल होता है नॉर्मली। बापू बाजार, नेहरू बाजार, इनमें से निकलना ही अपने आप में दुविधा का खेल है। वैसे वैसे रास्ते पर अगर प्रधानमंत्री का रथ निकलता है तो एक तरफ तो वो सिक्योरिटी की थ्रेट के तरीके से देखा जाना चाहिए। दूसरा ये है कि वो किस लेवल पर जो प्रचार का अभियान है, जिसमें कि लोग इन्वॉल्व होते हैं, सोचना समझना शुरू करते हैं, उसको ले जाना चाहते हैं। देखिए एक साथ इतने एरिया में अगर बन गया तो जो कुछ भी हमारे जयपुर में माहौल बनता है वो माहौल केवल वर्ल्ड सिटी के अंदर का बनता है। वर्ल्ड सिटी से चीजें चालू होती हैं और फिर वो बाहरी शहर के बाहरी क्षेत्रों तक पहुंचती हैं। तो वहां अगर ये रोड शो हो गया तो सचमुच में बड़ा काम होगा। अभी तक जो है कांग्रेस के किसी लीडर ने शहर के अंदरूनी हिस्से में रोड शो या सभा भी नहीं हुई है अभी किसी बड़े नेता की, छोटी मोटी हुई है। और मुख्यमंत्री भी जब वहां गए हैं तो किसी के दफ्तर तक जाकर आए हैं, किसी हवा महल क्षेत्र में जो है वो एक कैंडिडेट को बिठाकर भी, जो निर्दलीय कैंडिडेट लड़ रहा था, शायद आम आदमी पार्टी से था या किससे था, उसको बिठाने भी गए तो सिंपल तरीके से कोई पंप एंड शो उन्होंने किया नहीं। ऐसी सूरत में अगर राजस्थान भर में जहां-जहां भी ये सभाएं हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सारे अगर पीक पे आ गए हैं एक तरीके से, तो देखिए माहौल बनेगा। और जिसको आप कह रही थी कि कोई लहर है क्या, कोई लहर है क्या, लहर ऐसे ही दिखाई पड़ती है जब आपको सभाओं में हजारों लाखों लोग नजर आते हैं, जब आपको सभाओं में लोग नारे लगाते हुए नजर आते हैं, जोश के साथ भरे आते हैं। मैं आज सवेरे ही प्राइम मिनिस्टर की 12 की सभा देख रहा था ऑनलाइन, वो सभा देख, बड़ा जोश था लोगों में, नारे लगा रहे थे, हाथ उठा उठाकर चिल्ला रहे थे। तो यही यही लहर का लक्षण होता है कि जब बड़ी संख्या में लोग आपके कैंपेन के साथ बैठे हुए हैं, शहरों में बातें कर रहे हैं, चाय की थड़ियों पर, पान की थड़ियों पर, दुकानों पर, चौराहे और इस तरह की मंदिरों में लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हों, तो ये चर्चा ही जो है ना, ये डल कैंपेन नहीं है इस बार, मुझे लगता है। जिसको डल बोले ना, जहाँ लोगों की रुचि नहीं है, चुनाव हो रहा है। यानी कि जगदीश शर्मा जी, बीजेपी की लहर आप देख पा रहे हैं, लोगों की चर्चाओं में, भीड़ में, रैलियों में, जिस तरह का माहौल है प्रदेश में, उसमें आपको बीजेपी की लहर नजर आ रही है। आपकी बात का मैं केवल बीजेपी की लहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे कैंपेन की, जिसमें कांग्रेस की भी हो सकती है, लेकिन चुनावों में लहर तो एक तरफ दिखती है ना, कि हाँ लहर आज इस तरफ है। तो वो मेरा सवाल ये था, जनता का जो पर्सपेक्टिव है वो ये स्पष्ट करना था कि क्या राजस्थान में इस बार किसी दल के प्रति लहर नजर आ रही है या नहीं आ रही है। तो मेरा सवाल ये था, तो बीजेपी के प्रति लहर आप महसूस कर रहे हैं? जैसे श्याम झा जी को लग रहा है कि बीजेपी की लहर है इस बार, वैसे आपको भी महसूस हो रहा है कि बीजेपी की लहर है
हालांकि कपिल जी को लग रहा है कि सावन में, मैं ये कहावत दरअसल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इन्होंने प्रयोग किया इसलिए जी जी सावन में हरा हरा दिखता है, कपिल जी को दिख रहा है। कपिल जी को सचमुच में सावन का हरा दिखता है, जहाँ ये पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ तो उनका कैंडिडेट है और कहाँ चुनाव लड़ रहा है, और कहीं दिखाई भी देता है कोई मीटिंग में नहीं। इनके बड़े नेता भी अभी तक सुना नहीं कोई बड़ा नेता आया हो। एक शुरू में अरविंद केजरीवाल आए थे, लेकिन अभी तो वो दिल्ली में इतने फंसे हुए हैं मुकदमेबाजी, प्रदीप सर आज भी अरविंद जी मान साहब रैली कर रहे हैं। आज भी अरविंद जी मान साहब सीकर में रैली कर रहे हैं। ठीक है जी। और मैं कपिल राजगुरु जी उसके बाद भी कहीं चर्चाओं में नहीं है। आज भी हम 1 घंटे के कार्यक्रम में पिछले 22 मिनट में आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि महसूस नहीं हो रही है कि कहीं आम आदमी पार्टी राजस्थान के चुनाव में है क्या, इसलिए चर्चा में नहीं है। मैम इसकी मैं वजह बता देता हूं मैम, क्योंकि क्या है कि भाजपा कांग्रेस ने पिछले 70-75 सालों से देश को लूटा, पैसा लगाया, और वो आज पैसा मार्केट में लगा रहे हैं। हमारे पास वो पैसा नहीं है, तो हमारे जो कैंडिडेट है वो साधारण परिवार से आते हैं। तो हमारा जो जोर रहता है मैडम, वो बड़ी बड़ी रैलियों की बजाय हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि अरविंद जी का एक शो अगर करवाना है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि आपको भीड़ को मैनेज करना है, आपको होर्डिंग्स बैनर पोस्ट में खर्चा करना है। वो हमारे पास नहीं है, हमारे कैंडिडेट्स के पास नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है हमने साधारण परिवार के लोगों को आगे लाने की कोशिश की है। तो हमारा प्रोग्राम मेनली डोर टू डोर चलता है मैम। तो हम सर्वे में नहीं आते, सीधा सत्ता में आते हैं। इसीलिए आप भी मान गए ना इस बात को कि भाई अरविंद केजरीवाल की 1-2 रैली इसलिए करा पा रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, और बिना रिसोर्सेज के संभव नहीं है राजनीतिक दल को चलाना। तो आखिरकार तो आपने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल राजस्थान में सक्रिय नहीं है, इसलिए राजस्थान में आम आदमी पार्टी का इसलिए राजस्थान में कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है। तो ठीक है, एक्टिविटीज है, मैं बता रहा हूँ, डोर टू डोर चल रहे हैं। आपको जो एक्टिविटीज है वो 3 तारीख को आप ही के चैनल पे आके बताएंगे क्या एक्टिविटीज है, जनता किस तरह से समर्थन दे रही है मैम। कपिल राजगुरु जी 3 तारीख को तो दिन भर शो करेंगे, तो आप बार बार आपसे बात कर सकते हैं, एक बार नहीं। आज तो अभी 1 घंटे का ही कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ठीक है। डॉक्टर सुमित गर्ग, आप जो आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में भी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी, और वैसे एक नागरिक के रूप में भी। कई बार चुनावों में बहुत जबरदस्त लहर देखने को मिलती है, स्पष्टता होती है। इस चुनाव में वो स्पष्टता आपको कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है? ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर साहब। मीना जी, सबसे पहले तो भाजपा के प्रवक्ता श्याम झा जी ने कुछ बिंदु उठाए थे, मैं उन पर जवाब देना चाहूंगा। ये बोले भारत जोड़ो यात्रा को लेके, बड़े पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज्यादा व्यथित है। वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा जो है, जब से देश लोकतांत्रिक गणराज्य बना तब से लेके भारत जोड़ो यात्रा होने तक लोकतंत्र के महायज्ञ में सबसे बड़ी आहुति है। राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर पैदल चल के इस देश की जनता को प्यार और मोहब्बत का संदेश देने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ ये इसलिए व्यथित है कि इनकी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से मेल नहीं खाती, उसके विपरीत है। आज प्रधानमंत्री जी आके राजस्थान में ये कहते हैं कांग्रेसियों को बटन ऐसा दबाओ कि कांग्रेसियों को फांसी लग जाए। ये भाषा इस देश के प्रधानमंत्री की है। एक तरफ भारत जोड़ो प्यार मोहब्बत की भाषा देती है, दूसरी तरफ ये फांसी और हिंसा फांसीवाद की बात करते हैं। तो इसलिए इनके पेट में दर्द होता है भारत जोड़ो से। भारत जोड़ो के चलते इन्होंने कई राज्यों को खोया है, 5 राज्य अब खो जाएंगे। फिर इन्होंने बात करी, कुछ डेटाज बताए कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, मेरे मित्र शायद पढ़ के नहीं आए। लोन माफी की इन्होंने बात करी। मैं बता दूं, हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में किसानों का 15,427 करोड़ का लोन माफ किया। इसमें 20 लाख किसान लाभान्वित हुए। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में 22,000 करोड़ का किसानों को बिना ब्याज का लोन दिया, जिससे कि 35 लाख किसान इस प्रदेश के लाभान्वित हुए। ये हमने काम किया। आपने दूसरी बात करी बेरोजगारी भत्ता की, यहां भी आप पढ़ के नहीं आए। हमने 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, जिसमें जो हमारी बहनें थी, लड़कियां थी, उनको 3500 रुपए, और जो हमारे लड़के थे, बच्चे थे, उनको हमने 3000 रुपए का भत्ता दिया। अब बात आती है, आपकी बात पाता हूं मीना जी, लहर की। लहर है इस प्रदेश में, बहुत बड़ी लहर है।
लहर है चिरंजीवी योजना की, जिसने लोगों की जान बचाई, जिसने लोगों के मकानों को बिकने से, लोगों के जमीनों को बिकने से रोका, बीमारी के चलते। लहर है इस प्रदेश में, बिल्कुल लहर है इस प्रदेश में, लहर है ओपीएस की, जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अच्छा बेहतर जीवन। इस प्रदेश में लहर है 500 रुपए के सिलेंडर की, इस प्रदेश में लहर है 500, इस प्रदेश में लहर है मनरेगा के दिन बढ़ाने की, इस प्रदेश में लहर है किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देने की। कहां लहर नहीं है? इस प्रदेश में लहर है इन 7 गारंटियों की जो कांग्रेस देने जा रही है, और 3 तारीख को इन्हीं गारंटियों के और इसी लहर के दम पे हम प्रदेश में नई सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से भी ज्यादा बहुमत पाते। जी, तो आपकी बात को अगर माने तो राजीव जैन साहब, अगर कांग्रेस पार्टी की इतनी जबरदस्त लहर उनको लग रही है, जनता को कितनी लग रही है ये तो सच में ही 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी लग रही है, तो यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भी समय से जारी करना जरूरी नहीं समझा कि ठीक है, लहर तो है ही हमारे मुख्यमंत्री के नाम से घोषणाएं चल ही रही हैं, तो घोषणा पत्र की औपचारिकता में क्या रखा है? इसलिए आज 21 तारीख है और 25 तारीख को चुनाव है। आज घोषणा पत्र जारी हुआ प्रेस मीडिया के सामने, कितने लोगों के पास उसकी कॉपी पहुंची है, ये जानकारी तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। राजीव जी, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। अब आ गया? हाँ जी, हाँ जी। तो जितने काम कांग्रेस प्रवक्ता ने बताए वो बड़े अच्छे उन्होंने जानकारियां दी कि चिरंजीवी ये वो, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ भ्रष्टाचार कितना जबरदस्त था, शायद उसका जिक्र वो नहीं कर पाए। जो उनके विधायक थे, एंटी इनकम्बेंसी विधायकों के खिलाफ, विधायकों ने एक गदर मचा दिया था। बिना कार्रवाई की है तो पिछले 5 सालों में की है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो हमारी सरकार ने कहीं पे भी उसको जो बख्शा नहीं है। भ्रष्टाचारी बड़े से बड़े अधिकारी भी जेल के पीछे गए हैं, चाहे कोई भी रहा हो, हमारा रहा हो चाहे उनका रहा हो। हमने कभी भी ईडी सीबीआई की तरह इनका दुरुपयोग करके केवल अपने विरोधियों के इस्तेमाल करने का काम नहीं किया। अगर भ्रष्टाचारी था, कोई भी था, हमने उसको अंदर करने का काम किया। देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, वो एक अलग चीज है कि वो अंदर हुए, सब पकड़े गए, सब चीजें हुई, लेकिन मैं एक भ्रष्टाचार का कई चीजें आपको बताता हूँ मीना जी। जो इनके विधायक थे, उन्होंने अपने इलाकों में थानेदार, तहसीलदार, इंजीनियरों से पूरी बंदी बांधी। वहां की जनता का जो आक्रोश है वो स्थानीय विधायकों के प्रति है, सरकार की योजनाओं को लेकर कहीं नाराजगी नहीं है। आपके जो विधायक हैं उनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो 3 तारीख को आपको भी दिख जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके थे कि मुझे मालूम है कि विधायकों के प्रति असंतोष है, नाराजगी है, लेकिन फिर भी टिकट दिए। इन्होंने करीब 90 विधायकों को रिपीट किया। अब एक सरकार रिपीट वाली बात है, सरकार रिपीट तो तब होगी जब विधायक रिपीट हो जाए। तो जो जानकारियां मिल रही हैं, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, विधायकों का इतने बेलगाम हो गए थे कि उन पर अंकुश ही नहीं था। वो अपने इलाके के एक तरह से सीएम के तौर पर पहचाने जाते थे। उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ, विरोधी दल के खिलाफ नहीं, अपनी पार्टी के जो दूसरे गुट के लोग थे उनके खिलाफ ही इतने मुकदमेबाजी कर दी कि जो आज क्षेत्रों से सूचनाएं आ रही हैं कि जो विधायक रिपीट किए गए जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ इतना जबरदस्त असंतोष है कि वो हारेंगे या जीतेंगे, ये तो 3 तारीख को पता पड़ेगा। लेकिन एक जनरल फीलिंग जो आ रही है कि भ्रष्टाचार, अपराध में जो एक आंकड़े आए हैं उसमें राजस्थान की क्या स्थिति, जो भाजपा आरोप लगाती रहती है, जो उसको भुना भी रही है। विकास की योजनाएं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि विकास और ये सब चीजें जो स्कीमें हैं उनपे तो भाषण नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन अब जब चुनाव वोट डलता है तो वो किन समीकरणों के आधार पर डलता है। लोग वहां अपने स्थानीय विधायक से, कांग्रेस के लोगों से ही बात कर ले। तो आज भी मेरी 2-3 जिलों में बात हुई थी, जैसे सीकर जिले में या दौसा जिले में। सीकर जिले में 8 की 8 सीटें कांग्रेस के पास थी और दौसा में 5 की 5 सीटें कांग्रेस के पास थी। तो मैंने वैसे ही अपनी जानकारी के लिए पूछा वहां के लोगों से, पत्रकारों से, कि यहाँ स्थिति क्या रहेगी। तो उनका ये कहना था कि सब सीकर में जैसे पिछली बार 8 सीटें कांग्रेस के पास थी, इस बार आप 5 ही मानो, 3 की कमी आ रही है। दौसा की बात करते हैं तो कहते हैं कि साहब दौसा में तो 5 की 5 सीटें आ रही है, जबकि दौसा में इनके 4 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। उन मंत्रियों के
हार नहीं की। मैंने कहा इसके पीछे कारण क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने जो किया भ्रष्टाचार, जो मैं जिक्र कर रहा था, अपराध पे इन्होंने दूसरे अपने विरोधी लोगों को, पार्टी के विरोधी जो गुट के लोग थे उनके खिलाफ केस बनवाए। ये सुनते नहीं थे। एरोगेंसी वाली बात जो थी, जो सत्ता में थे तो उनकी एरोगेंसी अपनी अलग थी, लोग जाते थे तो दुत्कार देते थे, ऐसी सूचनाएं हैं। तो मेरा एक मोटा मोटा आकलन ये है कि पूरे राजस्थान में अपन पिछले हिसाब से देखें 33 जिले हैं, ज्यादातर लोगों का ये कहना है हर जिले में 2 सीटें कांग्रेस लूज कर रही है। हम 2 भी नहीं माने, 1 सीट भी लूज करती है तो 33 सीटें तो वैसे ही लूज हो जाती हैं। और जो भाजपा है जो अपनी बुरी स्थिति में भी 70-73 सीटें लाई थी, उसमें ऐड करें 33 सीटें तो 106 तो वैसे ही हो जाती है। तो उनका बहुमत का आंकड़ा तो वैसे हो जाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कोई नाराजगी नहीं है। जो नाराजगी वो विधायकों के प्रति है, उम्मीदवारों के प्रति है। इस चीज को मैं सामने लाना चाहता जी। तो डॉक्टर सुमित गर्ग, राजीव जैन जी के हिसाब से भी लहर बीजेपी की है, ऐसा नहीं है कि लहर नहीं है। तो जो लहर है वो कैसे काम कर रही है, यही मेरा समझने का मकसद था। और वरिष्ठ जो राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार जो अपनी पैनी नजर से एक एक विधानसभा की जो सीट का जो कैलकुलेशन देख रहे हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है, स्पष्ट हो रही है, समझ में आ रही है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इतनी बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति राजस्थान में दर्ज करा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब राजस्थान में देश का प्रधानमंत्री इतना समय दे रहा है तो उसका फायदा राजस्थान के लोगों को बीजेपी के पक्ष में होता बीजेपी को दिख रहा है। अब सवाल ये है श्याम झा जी कि जो बीजेपी के प्रधानमंत्री जिस इलाके में आ रहे हैं, जहां से एक बात और जगदीश जी ने कही थी, शायद राजीव जी ने, कि ओल्ड सिटी से ही पूरे शहर का रास्ता निकलता है। तो जो ओल्ड सिटीज में जो संदेश जाएगा उससे पूरे जयपुर की तस्वीर जो है वो साफ होगी। तो श्याम झा जी, ओल्ड सिटी की जो सीट है जहां पर इस वक्त आपकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो वो भी एक टारगेट पूरा होगा और पूरे जयपुर में भी। ये श्याम झा जी का इंटरनेट इश्यू है। जगदीश जी वो वापस आते हैं तब तक। तो ओल्ड सिटी में इस वक्त बीजेपी की जो तस्वीर है सिर्फ वहीं तक नहीं देखा जाना चाहिए इस रोड शो को, जगदीश शर्मा जी, इसका असर पूरे जयपुर की रूरल और अर्बन सीट पर भी। जी मीना जी, जी श्याम फोन आने से थोड़ा सा हाँ, नेटवर्क डिस्टर्ब। बोले 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 आप बोले। देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब का जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का भी जवाब देता हूं। ये बोल रहे हैं कि श्याम जी पढ़ के नहीं आए। मैं स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं आता हूँ, जैसा कि कांग्रेस की परिपाटी है। मैंने उन किसानों को पढ़ा है जिनकी 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई। मैं उन किसानों को पढ़ के आया हूँ जिन 22,000 किसानों को अभी भी जमीन नीलाम का नोटिस दिया गया है। मैं उन बेरोजगारों को पढ़ के आया हूँ जिन 70 लाख बेरोजगार, उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है पेपर लीक की वजह से। मैं उन बेरोजगारों को पढ़ के आया हूँ जिसमें 10% बेरोजगारों को ही ये बेरोजगारी भत्ता दे पाए। मैं उन बेरोजगारों को पढ़ के आया हूँ जो सुरेश ढाका के आज भी गिरफ्तार होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन बेरोजगारों को पढ़ के आया हूँ जो बेरोजगार कहते हैं कि आरपीएससी के चेयरमैन बनने के लिए 2 करोड़ की रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये केवल स्क्रिप्ट पढ़ने से नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आप पढ़ते होंगे स्क्रिप्ट, आपके कांग्रेस के जो भी होंगे वो पकड़ा देते होंगे आपको ये बोल के आना है, इससे नहीं होता। आप रुक जाइए, आपकी बारी आए तो बोलिएगा, आपकी बारी आए तो बोलिएगा, किसानों के बारी आए तो बोलिएगा। आपकी बारी आए, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा था, आपकी बारी आए तो बोलिएगा। आप कैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतना शिष्टाचार नहीं है, आपको बीच में बोल रहे हैं। कम से कम इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिष्टाचार नहीं है आपको, आप बीच में बोल रहे हैं। आपकी बारी में बीच में नहीं बोला, मैं तो कम पढ़े लिखा हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं। आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, आप शालीनता दिखाएं। आप पढ़े लिखे व्यक्ति नजर आते हैं, चेहरे से भी पढ़े लिखे, आप तो देखने में भी पढ़े लिखे नजर आते हैं। थोड़ा शालीनता दिखाएं, थोड़ा शालीनता दिखाएं। सुनना पड़ेगा आपको, धैर्य रखें। आप इतनी जल्दी उग्र ना होए, सुनना पड़ेगा। जिस प्रकार से 70 लाख बेरोजगारों के साथ इस सरकार ने धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ, जिस प्रकार से इन्होंने 100 यूनिट बिजली का फ्री का वादा करके और फ्यूल चार्ज और ये सरचार्ज वो सरचार्ज करके उस बिजली को और महंगा कर दिया। ये चिरंजीवी बीमा योजना की बात करते हैं, जिसमें कि आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जी की है
उसका जो फंड है 5 लाख तक का, उसको ऐड करके इन्होंने चिरंजीवी योजना को जो प्लान किया है प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। उसमें अगर हम देखेंगे तो 5 लाख से ऊपर केवल 15 लाभार्थी हैं, और आप आयुष्मान भारत जो है उसमें करीब 1.25 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, राजस्थान में जिस प्रकार से पिछले 5 साल में कुशासन रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, आप देखिए किस लेवल का भ्रष्टाचार कि शिक्षक सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री जी शिक्षकों से पूछते हैं कि क्या आपको रिश्वत देनी पड़ती है ट्रांसफर की, तो मुख्यमंत्री जी जब पूछते हैं उनसे शिक्षकों से, तो मुख्यमंत्री के सामने सारे शिक्षक कहते हैं 100 रुपए, हाँ रिश्वत देनी पड़ती है इसका। और मुख्यमंत्री जी बगल में बैठे शिक्षा मंत्री जी से पूछते हैं, इसका मतलब सब कुछ उनके संरक्षण में चल रहा है होता है और उनकी जानकारी में है, उसके बावजूद भी वो धृतराष्ट्र बनकर बैठे रहते हैं और पूरे प्रदेश को इन भ्रष्टाचारियों के भरोसे छोड़ दिया है उन्होंने। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ठप रहा, यहाँ तक कि महिलाएं थानों तक में सुरक्षित नहीं रही, और जिस प्रकार के बलात्कार में पुलिसकर्मी तक पकड़े गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये बात कर रहे थे कि कानून व्यवस्था और पकड़े जाने की, सुरेश ढाका तो आज तक नहीं पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो पकड़ा जाते ही इनके बड़े मंत्री भी उसमें लिप्त हैं और वो नाम उजागर ना हो जाए। और हमने सीबीआई जांच की मांग की शुरू से, तो उस समय इन्होंने लिपापोती करके कि हम एसओजी से जांच कराएंगे, उससे कराएंगे, ये सीबीआई जांच से बचते रहे, क्योंकि वास्तव में इनको ध्यान था कि हमारे मंत्री गिरफ्त में आ जाएंगे। और आज जब जांच हो रही है, देखिए किस प्रकार से प्राइवेट लॉकरों में से पैसा निकल रहा है, सोना निकल रहा है। आप देखिए किस प्रकार से सरकारी जो दफ्तर है, सचिवालय, ठीक है, तो आपके वहाँ मुताबिक मुख्यमंत्री जहाँ श्याम बैठते हैं झा वहां जी, से सोना श्याम निकलता झा है, जी, पैसा निकलता है। आपके मुताबिक बीजेपी के पक्ष में जाएगी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार इस सरकार में जो देखने को मिला, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। लेकिन जयपुर में कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत स्थिति में है आज की तारीख में। अगर पूरे जयपुर की सीट का हम विश्लेषण करें तो इस चुनाव में प्रधानमंत्री को इसलिए आना पड़ रहा है कि आप जयपुर को संभालें और मजबूत करें। देखिए मीना जी, प्रधानमंत्री जी पूरे प्रदेश में गए हैं, और मैं आपको आज बता रहा हूँ जयपुर में एक सीट नहीं आएगी इनकी। पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी गए हैं, कोई ऐसा विशेष नहीं कि जयपुर में कमजोर है इसलिए जयपुर में आए। हम पूरे राजस्थान में मजबूत हैं, और पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के दौरे हुए हैं, रोड शो हुए हैं, सभाएं हुई है। तो ऐसा नहीं कि जयपुर हमारा मजबूत है, बिल्कुल गढ़ है जयपुर हमारा, और जयपुर में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आने वाली है। और जिस जगदीश प्रकार जी, आप देख रहे थे, जयपुर जो गढ़ है बीजेपी का, बिल्कुल सही बात है। उसमें बीजेपी की आज की जो गणित है उसको सुधारने के लिए प्रधानमंत्री उस इलाके में जा रहे हैं जिस इलाके का संबंध 2008 के बम ब्लास्ट से है। जी बिल्कुल। आप देखिए किस प्रकार से बम ब्लास्ट में जगदीश जी को लचर पूछा मैंने, व्यवस्था की वजह से सारे के जगदीश सारे जी को पूछा मैंने, श्याम आतंकी। झा जी जगदीश जी के पास जा रही हूँ मैं, जी जगदीश जी, क्योंकि 2008 के बाद तो 18 का चुनाव निकल गया, तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। उस मुद्दे को आज नहीं लाया जा सकता। मुद्दा ये है कि ओल्ड सिटी की जो इतिहास है, जो विरासत है, और जिस तरह का वहां पर गंगा जमनी तहजीब रही है, उसके बीच में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करना नरेंद्र मोदी के लिए कितना आसान होगा, जगदीश शर्मा जी? मीना जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो प्रोग्राम ही इसी ढंग से बनते हैं कि वो लोगों के सेंटिमेंट्स को झकझोरते हैं, टच करते हैं। ये टच करना कह सकते हैं। अगर जयपुर में ये यात्रा केवल उस रूट पर हो रही है जिस रूट पर कि बम विस्फोट हुए थे, देखिए ये सांगानेरी गेट से होगा, और सांगानेरी हनुमान मंदिर के सामने ही बम से 3 लोगों की डेथ हुई थी। ये वहां प्रधानमंत्री जी वहां जाकर हनुमान जी के ढोक देंगे और कहेंगे कि भाई ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए हनुमान जी, तो लोगों के सेंटिमेंट जगेंगे कि नहीं? कितने ही आसपास के लोग थे जो घायल हुए थे, जिनकी दुकान लुट गई थी, जिनका माता पिता लुट गए, बच्चे रह गए बैठे हुए। तो ये तो सब ऐसा नहीं होगा। तो वो सारा रूट जो है वो इसी ढंग से उन्होंने बनाया है। वो जाएंगे, चौपड़ पे जाएंगे तो वहां भी बम विस्फोट हुआ था। वो त्रिपुला बाजार के पास जाएंगे तो उधर भी बम विस्फोट हुआ था, बड़ी चौपड़ पर भी हुआ। तो ये एक सीरीज की सीरीज है। ये सारी जगह जाकर वो सेंटिमेंट को भड़काएंगे, लोगों के याद दिलाएंगे
कि भाई देखो आप लोगों के साथ ये ऐसा हुआ, लेकिन उसके दोषी लोग छूट गए, जो बम के दोषी लोग थे वो छूट गए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ढंग से पैरवी नहीं कर पाई। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि पैरवी करते हैं तो बम विस्फोट के लोग तो कम से कम गिरफ्त में आते, कानून की मेहर, उनको सजा होती, छूट गए। तो कांग्रेस का जो प्रशासन था वो इस ढंग से चला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत अच्छी योजनाएं जारी की। पहली बार ऐसा लगा कि वो योजनाओं की वर्षा कर रहे हैं। आए दिन चार जो है क्या कहना चाहिए, उनकी कमिटमेंट उन्होंने घोषित किए, फिर कभी दूसरे किए, अभी लेटेस्ट उन्होंने सात जो है वो गिनाई अपनी 7 गारंटी गिनाई है, जिनको डॉक्टर सुमित गर्ग जी दिखा भी रहे थे उसका पर्चा। सवाल ये है कि आप गारंटी वगैरह तो ये सब कमिटमेंट तो कर लो, लेकिन जैसा कि श्याम झा भी बोल रहे हैं, और कल आप ही की डिबेट में मैंने ये बात बताई थी, किसानों को कर्जे माफ वाली, और पौरुष भारद्वाज उसका जवाब नहीं दे पाए सिवाय उसको घुमाने के, कि भाई टोटल किसानों का कर्जा कितना था वो आज तक नहीं बताया सरकार ने, और केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक के जुड़े हुए जो किसान थे जिन्होंने ऋण लिया, उनका कर्जा माफ हुआ है। वो कर्जा तो 1/4 है, जो पूरा कर्जा है वो तो माफ। अब जो कहे कि केंद्र सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, तो आप गारंटी केंद्र सरकार से लेके कर्जा माफ कर रहे थे क्या? जब चुनाव में आपने घोषणा की, आपने केंद्र सरकार से बात कर ली थी क्या कि हमको ये सब कुछ चाहिएगा, आप हमको इतने करोड़ रुपए जो है माफ कर देना बैंकों का? ये कैसी गारंटी है? ये कैसा कर्जा माफ की गारंटी है? इसके लिए राहुल गांधी कहकर गए थे इस गारंटी के लिए कि 1, 2 से लेकर 10 तक गिनती गिनेंगे और ये फैसला हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ। और आपको अभी बता ही रहे थे, श्याम जी ने बताया था कि कितने। जी डॉक्टर सुमित गर्ग, एक बात जो इस चुनावी घोषणा पत्र से आज जो आपने जारी किया है उससे भी समझ में आती है कि उसमें उस बात का कोई जिक्र नहीं है जो आपने 5 साल पहले आपने मतलब राहुल गांधी जी ने जो यहाँ आकर घोषणा की, ऐलान किया मंच से, ना उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, और ना ही इस घोषणा पत्र में, इस बार के घोषणा पत्र में उसका कोई जिक्र हुआ। पार्टी और सरकार दोनों बैकफुट पर हैं इस मुद्दे पर। मीना जी, इसमें बिल्कुल कोई बैकफुट की बात नहीं है। हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में जो भी रजिस्टर्ड किसान थे उनकी लोन माफी की। वो 15,427 करोड़ की लोन माफी किसानों की हुई ना, किसी और की तो नहीं हुई। जिन पर ऋण था उनको माफ किया। और ऐसा नहीं है कि राहुल जी ने कहा 1, 2, 3 आप जो बता रहे थे जगदीश जी, तो सर बिल्कुल हमने हमारे नेता की बात का हमारी सरकार ने पूरा सम्मान रखा। उसके चलते ही 15,427 करोड़ का लोन किसानों का माफ हुआ, और उससे आगे बढ़ते हुए हमने 22,000 करोड़ रुपए का लोन किसानों को बिना ब्याज का दिया। मीना जी, थोड़ा सा अगर आप मेरे को समय दें तो मैं श्याम जी की कुछ बातें थी उनका उत्तर और देना चाहूंगा। तो 20,000 किसान कौन से जिनकी जमीनें कुर्क हो गई, नीलाम हो गई, वो कौन से 20,000 किसान है राजस्थान के? थोड़े से सब्र रखें, आप भी थोड़ी सब्र रखें। मैं आपको ठीक से पढ़ के आइए, आना चाहिए था डॉक्टर साहब। पढ़ के तो आए लेकिन ठीक से पढ़ के नहीं आए। श्याम जी अभी तो डॉक्टर साहब को समझा रहे थे। नहीं, मैं तो वैसे भी कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो ये ऐसा कर सकता हूँ। ये तो शालिनी ने पढ़े लिखे, इनसे उम्मीद की जा सकती है। पढ़ा लिखा होना जरूरी, मैं तो वैसे भी कम पढ़ा लिखा हूँ। उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा किताबों से नहीं होता, पढ़ा लिखा तो सामाजिक पाठशाला में होता है। आपने धन्यवाद, कहा जी, आभार आपका मीना जी। जी डॉक्टर सुमित, मीना जी, महिला सुरक्षा की बात की, ये बीजेपी के साथियों के मुंह से शोभा नहीं देती। हाथरस की बेटी को किस तरह से इन्होंने जलाया पुलिस संरक्षण में, वो पूरे देश ने देखा। महिला सुरक्षा की ये बात करते हैं, सेंगर इनके विधायक ने इस देश की बेटी के साथ क्या किया और इनकी सरकार ने उसको कैसे प्रोटेक्ट किया, इनकी पार्टी ने, इनके प्रधानमंत्री ने, इनके मुख्यमंत्री ने किस तरह उनको प्रोटेक्ट किया, पूरे देश ने देखा। ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। इनके एक व्यभिचारी अनाचारी सांसद के खिलाफ इस देश का पूरी दुनिया में गौरव मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों ने इनके सांसद के खिलाफ भ्रष्ट यौन शोषण के आरोप लगाए। बेचारी बेटियां सर्दी गर्मी में दिल्ली में धरने पे बैठी रही।
जूं तक नहीं रहेंगी और अंततः इन्होंने अपनी नीतियों का, मैं कुछ शब्द आ नहीं रहे मेरे पास कि क्या कहूं, कि इन्होंने इस तरह से उनको प्रताड़ित किया कि बाद में उनको मार पीट के वहां से खदेड़ दिया। दूसरी ये बात करते हैं पेपर लीक की। श्याम जी, इस देश का सबसे बड़ा जो घोटाला था पेपर लीक, वो था व्यापम के घोटालेबाज हमें पेपर लीक की बात नहीं करे। पेपर लीक निसंदेह राजस्थान में हुआ, लेकिन राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने उसी वक्त बिल लेके आई। पेपर लीक के खिलाफ इस देश में सबसे कड़े कानून अगर किसी राज्य में है तो वो राजस्थान में है। जिस दिन बिल आया उस दिन भी पेपर लीक हुआ। गुजरात में 20 बार पेपर लीक हुए, लेकिन कोई बिल नहीं लेके आए। आप किसान की बात करते हैं, किसान को तो देखा ना आपने क्या किया था। आपने दिल्ली में जब वो 3 बिल लेके आए थे, फिर आपको वापस लेने पड़े। वो बिल अगर जनहितैषी थे, किसान हितैषी थे, तो हुजूर आप लाए क्यों थे? और थे तो फिर आप उनको वापस क्यों लिए आपने? आप बात करते हैं आयुष्मान की। आयुष्मान तो आप अपने आप में ही स्वीकार करते हैं कि वो गलत है। आप कहते हैं कि हम उसकी राशि बढ़ाएंगे 5 लाख से, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल गलत है। वो 25 लाख रुपए का हमने आज तक दिया है, क्या पेपर पे नहीं दिया, मुंह से नहीं दिया, पेपर पे देके दिखाया है हमने। और 25 लाख की जहां तक बात, आप जो बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, आयुष्मान योजना से इस प्रदेश के 1,42 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। दूसरी बात आप बता दीजिए, जो 25 लाख का आपने दिया है चिरंजीवी योजना में, एक नाम बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना 25 लाख तक का अगर आपको जरूरत है आप चले जाइए। 25 लाख तक का नहीं है, अब बता देता हूँ। एक नाम बता दीजिए, मैं एक नाम पूछता हूँ जिसको 25 लाख का आप दे दीजिए। श्याम झा जी, आज के बाद आप किसी भी डिबेट में सामने वाले को ये बोलने का अधिकार खत्म कर चुके हैं कि आप बीच में ना बोलें। जब आप शुरू में बोले थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मीना जी पहले मैं चुपचाप सुन रहा था, लेकिन इन्होंने इंटरप्ट किया तो मैं भी करूंगा। तो आप भी करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने किया तो आप भी करेंगे। ये बिल्कुल उन्होंने, ये कौन सा तर्क है? माफ कीजिए प्लीज श्याम झा जी, ये तर्क नहीं है, ये तर्क संगत नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। आप पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ताओं में शामिल हैं इस तरह का व्यवहार। कपिल राजगुरु जी, एक बात जो यहाँ पर 5 पैनलिस्ट हैं, उनमें से 3 का कहना है बीजेपी की लहर उन्हें दिख रही है। अब आपको नहीं दिख रही है, और आपको लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं, आम आदमी पार्टी की राजस्थान भूमिका को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, केंद्र में आपका कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस है, तो उसकी वजह से आप यहाँ पर भी आपकी स्थिति जो है वो समझ में आती है। लेकिन आप अगर विधानसभा वार, जिस तरह से जगदीश जी ने कहा या राजीव जैन जी ने विश्लेषण किया, विधानसभा वार आपके प्रत्याशियों की स्थिति को देखते हैं और वहां पे बीजेपी और कांग्रेस को भी देखते हैं, तो लग रहा है कि मुश्किल में है कांग्रेस पार्टी इस वक्त। हम देखिए, कांग्रेस के खिलाफ इस समय जनता के बीच में एक रोष है, और इस चीज को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि 25 लाख की चिरंजीवी योजना जो अशोक गहलोत साहब ने शुरू की थी, उसका लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उसके अंदर भ्रष्टाचार लिप्त है। और जिन हॉस्पिटल्स में, मेरी वाइफ का इलाज कराने गया था, मैं 7 हॉस्पिटल घुमा हूं, एक हॉस्पिटल में भी चिरंजीवी को एक्सेप्ट नहीं किया। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता आयुष्मान भारत की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं, इस समय अगर आपको चाहिए तो मैं नंबर देता हूं। गुजरात के सिविल हॉस्पिटल के अंदर मेरे पास सुबह कॉल आया कि एक बच्चे का दिल का ऑपरेशन करना है, 2.5 लाख का खर्चा है, आयुष्मान कार्ड सरकारी हॉस्पिटल में नहीं चल रहा, गुजरात के अहमदाबाद के। तो ये जो योजनाएं हैं, इसको लागू करने का इनके पास में, योजनाएं बहुत बड़ी बात करते हैं, लेकिन उसका आउटकम नहीं कभी भी ये मॉनिटर करते, कभी भी उसको चेक नहीं करते। मैं आपको बताता हूं, आप दिल्ली में चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपका इलाज हो जाएगा। अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता, डॉक्टर आपको रेफर कर देता प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वहां पे आपका इलाज मुफ्त हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो लहर है, आप, मुझे नहीं पता कि किस तरह से लहर है, समझ में नहीं आ रहा, मुझे वाकई में समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर मोदी जी के घूमने से अगर राजस्थान में लहर नजर आती है, तो वही दिल्ली है जिसके अंदर रामलीला मैदान के अंदर मोदी जी की एक रैली हुई थी, 2 लाख लोग आए थे और आम आदमी पार्टी की 67 सीट आई थी, है ना। तो लहर, जनता को इकट्ठा करना लहर नहीं होती है, जनता को भाषण देना लहर नहीं होता है, वो अगर वोट में कन्वर्ट होता है वो लहर है। लहर क्या होती है आपने दिल्ली में देखा, लहर क्या होती है आपने पंजाब में देखा। तो ये जो आने वाली लहरें हैं, ये हम आपको राजस्थान में भी दिखाएंगे। बीजेपी के पक्ष में लहर नहीं है। और मुझे तो आपकी बात में ये लहर दिखी है कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, जो आपने खुद स्वीकार किया। तो अगर कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान में माहौल है, तो फिर पक्ष में किसके हैं राजीव जैन? मैडम, दोनों नूरा कुश्ती चल रही है कांग्रेस और भाजपा में। उस नूरा कुश्ती को जनता ने स्वीकार किया है, समझा है, और उस नूरा कुश्ती को इस बार एक्सपोज करेंगे हम लोग।
और आपको बता दूं कि विधानसभा की चाबी हमारे पास रहेगी और उसका ताला हम ही लोग खोलेंगे, कांग्रेस और भाजपा की बारी नहीं आएगी उसके लिए। राजगुरु जी, राजनीति में ये बात ठीक है कि राजनीति में बहुत सारी असंभावनाएं होती हैं, लेकिन इतनी अनिश्चितता नहीं होती जितनी आप दिखा रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है, ये अभी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है मैदान में, लेकिन आप भी सावन में देख रहे हैं। बहरहाल वो आपका आउटलुक है, आपको देखने का अधिकार भी है। लेकिन राजीव जैन जी, पैनल में बैठे हुए 5 लोगों में से 4 को अगर बीजेपी की लहर दिख रही है, तो इसका मतलब साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के विधायकों के खिलाफ जो नाराजगी है, वो मुख्यमंत्री की लोक कल्याणकारी तमाम योजनाओं के ऐलान के बाद उनके क्रियान्वयन में जो समस्या आई, उसके लिए परेशानी का सबब अब बन सकती है। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के विधायक हैं और जो जिनको वापस से टिकट मिला, उनके प्रति बहुत नाराजगी है। ये हर कांग्रेस के लोग भी जानते हैं इस चीज को कि मौजूदा विधायकों के प्रति बहुत नाराजगी है। उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की योजना, मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं, इनकी योजनाएं बेहद शानदार है, सब कुछ अच्छी है, लोगों को लाभ भी मिला है और लोग चाहते हैं कि इस तरीके की योजनाएं आगे भी जारी रहें। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में भी कहा, मुख्यमंत्री जी कहते थे कि देखो आज भी विज्ञापन छपा है कि कोई गलत बटन मत दबा देना जिससे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा खत्म हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक वादा किया अपनी सभा में, एक सभा में, कि चिंता मत करिए, जो लोक कल्याणकारी योजना है उनको और बेहतर तरीके से लागू करेंगे। तो ये अलग बात है, अब रिजल्ट लहर या जो भी कुछ है वो तो 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन एक जो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के मौजूदा विधायकों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, और वो माहौल है तो उसका नुकसान किसको होगा और फायदा किसका होगा, ये एक हम सब जो राजनीतिक क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं वो सब एक अंदाजा लगा लेते हैं। तो सीधा कांग्रेस के पास समय है, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है, मैं आशावादी भी हूँ, सुमित जी के लिए आशावादी भी हूँ। कांग्रेस के पास समय है, अभी 4 दिन है मतदान में, वो अपनी चीजों को इस तरीके से आम जनता को मतलब याद आता है कि डॉक्टर सुमित की 4 दिनों में लहर इधर से उधर पलट दी गई हो। इतिहास में ऐसे चुनाव हुए हैं क्या? नहीं, इनकी पार्टी मतलब बहुत पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, इनके कार्यकर्ता जगह जगह फैले हुए हैं, हो सकता है माहौल को बदल दें। इनके पास नेता भी हैं, राहुल गांधी घूम रहे हैं, कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे डॉक्टर सुमित गर्ग? पिटारे से अब कौन सी जादू की छड़ी निकलेगी इस बार? डॉक्टर सुमित गर्ग तक आवाज नहीं जा पा रही है। डॉक्टर सुमित गर्ग से वापस जुड़े, तब तक श्याम झा जी, जब तस्वीर आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में इस वक्त थोड़ा थोड़ा माहौल जो है वो बनता जा रहा है, तो एक बड़ा कारण क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं में बहुत देर होना आप मानते हैं? कि जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ योजनाओं का ऐलान शुरू में किया होता तो शायद हालात आपके पक्ष में इतने नहीं होते, आप बना नहीं पाते, क्योंकि आपको ताकत तो प्रधानमंत्री की लगानी पड़ी है ना। राज्य की लीडरशिप अशोक गहलोत का मुकाबला नहीं कर पा रही है। ऑडियो ऑन करिए श्याम झा जी। ऑडियो ऑन करिए श्याम झा जी अपना। ट्रैवल कर रहे हैं श्याम झा, इसलिए उनको काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टर सुमित गर्ग, आपने मेरा सवाल सुना था? नहीं, मैं कुछ थोड़ा नेटवर्क इश्यू था बीच में, मैं सुन नहीं पाया, माफी चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अगर कांग्रेस पार्टी की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो गारंटीज हैं, जो योजनाएं हैं, अगर वो थोड़ी पहले से एग्जीक्यूट कर दी जाती, 4.5 साल बाद ताबड़तोड़ याद नहीं आती, तो शायद आप कुछ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर माहौल बनाने में कुछ सफलता हासिल कर पाते।
मीना जी, जहां तक योजनाओं का सवाल है, मैं आपको निवेदन करूं कि जब सरकार आई उसके थोड़े उसी के साथ ही हमने जनहितैषी योजनाएं बनाने पे काम चालू किया। हम इनको क्रियान्वित करते उससे पहले एक महामारी कोरोना आ गई, तो लगभग 2 साल का पीरियड कोरोना को मैनेज करने में चला गया और वो आपने देखा कि हमारी सरकार ने किस तरह से उसको देश में सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किया। और जैसे ही कोरोना का काल खत्म हुआ, हमने जितनी भी हमारी जनहितैषी योजनाएं थी उनको पब्लिक के सामने लेके आए और पब्लिक जनता ने उनका लाभ उठाया और उठा रही है और आगे और ज्यादा उठाएगी। लगता है मीना जी का ही जो है नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हो गया उनके दफ्तर का, तो मैं डॉक्टर साहब आपने जो बोला वो मैंने ठीक से नहीं सुना, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाई, तो हमारे दर्शकों ने सुना है। और निश्चित रूप से आपने कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पैरवी करने में तो सभी कांग्रेस के प्रवक्ता माहिर हैं और जिम्मेदारी भी आपकी, जिम्मेदारी बनती भी है क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी की सर्वे सर्वा है। भले ही अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री की सलाह के बिना कुछ काम ज्यादा नहीं करते हैं। और आज मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह का घोषणा पत्र पेश किया है, उसमें भी लगभग ये बात स्पष्ट हो गई है कि मुख्यमंत्री भले ही उस सीपी जोशी उस घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे हो, लेकिन उस घोषणा पत्र में जिस तरह से 7 गारंटीज को प्रमुखता दी गई है, 84 पेज के घोषणा पत्र की जरूरत ही नहीं थी। वो एक 7 गारंटीज का जो कार्ड है वही काफी था। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इस पूरे चुनाव के दौरान इस बात को प्रमुखता दी है और जितने कलरफुल डिजाइन बॉक्स की तरफ से जो क्रिएटिव्स बन रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में सोशल मीडिया के सहारे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने की ज्यादा कोशिश कर रही है। बहरहाल मुद्दा जमीन की सच्चाई और हकीकत जो है वो अब बहुत दूर नहीं है। मुद्दा ये है कि सबको अपना अपना चश्मा अच्छा लगता है और उसी के नंबर से देखा जाता है कि नंबर कितने आने हैं, लेकिन नंबर तो जनता के चश्मे के काम करेंगे और वो कितने नंबर किसको देती है वो ही देखना अहम होगा। लेकिन जो आप सबसे चर्चा के बाद, जो लोगों से बातचीत ग्राउंड पर करने के बाद जो तस्वीर दिख रही है इस वक्त, वो ये है कि राजस्थान में कड़ी फाइट के बीच भी बीजेपी आगे नजर आ रही है और आने वाले आज देश के प्रधानमंत्री के रोड शो से उसमें कितना इजाफा प्रधानमंत्री कर पाते हैं ये देखना होगा। राहुल गांधी की सभाओं में भी भीड़ तुलनात्मक रूप से अच्छी दिखती है। राहुल गांधी भी लगातार राजनीति में हर दिन थोड़े और माहिर खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान के बीच जिस तरह की बातें हैं वो भी कांग्रेस के वर्कर में एक परेशानी का कारण है। सचिन पायलट के साथ मुद्दा रिजॉल्व करने की जितनी कोशिश है उसके बाद भी लगता नहीं है कि वो रिजॉल्व हुआ है कांग्रेस पार्टी के वर्कर के बीच बातचीत में, और उसका नुकसान भी पार्टी को जरूर होगा। लेकिन प्रचार की इस चरम पर कोशिश यही जानने की है न्यूज़ 24 पर आप तमाम लोगों के साथ कि प्रदेश का माहौल क्या है। आप सबने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें आप जरूर देखें। ओल्ड सिटी में बहुत खूबसूरत जो ओल्ड सिटी है वो आज प्रधानमंत्री की तस्वीरों से अटा हुआ होगा और उसमें बड़ा जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा। उससे जयपुर की जो विधानसभा सीट हैं, जो विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें जो इस वक्त कमजोर स्थिति में है बीजेपी, उसमें इजाफा भी जरूर होगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के आने से संदेश दूर तक जाता है। कितना उसमें वो कामयाब होते हैं इस समय बताएगा। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।